हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और चलिए देखते हैं कि आज 16 अगस्त 2022 में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी यूपीएससी प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आप सबको जैसे पता है कि हमने अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं अपने आज़ादी को। तो इसके उपलक्ष्य पे लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे भाषण दिए, जिसमें उन्होंने खास करके जो मेंशन किए कि विमेन पावर को लेके और नेपोटिज्म और करप्शन को लेके काफ़ी बात उन्होंने किया। तो हमारे लिए पॉलिटिक्स नहीं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि अ, जो विमेन पावर है वो कितना कारगर है देश को प्रोग्रेस दिलाने में, ठीक है। और महिलाओं का कितना विकास हुआ है इन 75 साल में। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने बात किया पंच प्रण के, ठीक है। यानी 5 रिजोल्यूशन का उन्होंने बात किया है इन पूरे अपने भाषण के दौरान। तो जो पहला प्रण है, हम देखते हैं कि एक डेवलप्ड इंडिया को वो देख रहे हैं 2047 तक, 2047 तक इंडिया को एक काफी बुलंदियों पे वो देख रहे हैं, ठीक है। जो दूसरा रिजोल्यूशन उनका है कि कॉलोनियल जो माइंडसेट अभी भी है मोस्टली ऑफिसर्स के अंदर या फिर और जो भी बड़े ओहदे पे लोग हैं उसको रिमूव करने का उनका पूरा प्रयास है। तीसरा कि जो भी अपना रूट्स है या फिर अपने जड़ें हैं उन पे आपको एक गौरवान्वित होना है, गर्व से कहना है कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सॉरी। चौथा जो है कि यूनिटी जो है वो रहे, जेंडर इक्वालिटी, ये सारे पैरामीटर हैं जिस पे काम करना है, ठीक है। और पांचवा जो हमारा कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। जो ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिटीजन की वो अच्छे से निभाना है, ठीक है। तो ये पंच प्रण जो प्रधानमंत्री जी के हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि एक जनरल लाइफ में भी हमें याद रहना चाहिए और ये हमें बहुत कुछ सिखाता है अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक न्यू और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में दो गुटों के बीच में एक झड़प हो गई है। जो हमारे वीर सावरकर साहब हैं इनके फोटो को लेके हुआ ये था कि एक हिंदुत्व ग्रुप था, एक और ग्रुप था। ये दोनों आपस में भिड़ गए और वो कहने लगे कि जो वीर सावरकर जी हैं वो इस लायक नहीं है कि उनको हम एज अ रिवॉल्व इंडिया मार्टियर्स, इंडिपेंडेंस मार्टियर्स या फिर एक बड़े नेता जो कि आज़ादी दिलाने में काफी योगदान दिया या फिर अपना बलिदान दिया, इस तौर पे हम उनको देखें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है वीर सावरकर जी का, ठीक है, हमें आज़ादी दिलाने में। ये पॉइंट जो है वो हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जीएस पेपर वन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। तो चलिए एक हु वॉज वीर सावरकर, तो देखते हैं। वीर सावरकर जो थे वो बॉर्न हुए थे 1883 महाराष्ट्र के नासिक जिले में, ठीक है, सॉरी नासिक में। और इनसे रिलेटेड कौन कौन से काम है या फिर इन्होंने कौन कौन से बड़े काम किए वो देखते हैं। तो पहली बात, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जिसको बाद में अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछती है, आप इनको प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो ये है कि ये यूके जाके वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिसको जाना जाता है फ्री इंडिया सोसाइटी के नाम से, ठीक है। बेसिकली यूपीएससी जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे देती है और किसने इसको फॉर्म किया था वो पूछती है। तो आप सारा ये याद रखिएगा, सीक्रेट सोसाइटी के नाम से अभिनव भारत सोसाइटी को जाना जाता है। फॉर्मेशन वीर सावरकर साहब ने किया था। यहाँ पे फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं हिंदू महासभा का, जो कि जो इनका टर्म था वो 1937 से 1943 तक था, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी है, बेसिकली दो बुक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हिंदुत्व, ये दो किताबें इन्होंने लिखी हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और क्या क्या ट्रायल इन पे चले, वैसे तो बहुत सारी ट्रायल्स इन पे चली थी क्योंकि ये एक देशभक्त थे।
तो बेसिकली मैं एक मेंशन किया हूँ, बाकी उतनी काम की मुझे लगी नहीं आपके लिए। तो ये 1909 में अरेस्ट हुए थे, क्योंकि जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, या फिर उसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहते हैं, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। और उसी की चार्ज में इनको और भी दो तीन केसेस है, जैसे जो वहाँ के ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल थे उनके ऊपर बॉम्ब फेंकना, लाइक किंग्स फोर्ट के ऊपर बॉम्ब वगैरह फेंकने का इनके ऊपर चार्जेस लगा था, जिसके तहत इनको कन्विक्ट करके और 50 साल के लिए इम्प्रिजमेंट कर दिया गया। और सेलुलर जो कि अंडमान निकोबार है, एक तरीके से उसको काला पानी के नाम से भी जानते हैं, वहां पे इनको भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बुक्स वगैरह जो भी इन्होंने लिखी हैं, ये सारे फॉर्मेशन आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है। ठीक है, और किस किस से जुड़े रहे ये। तो पहला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो था अभिनव भारत सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी के भी नाम से जाना जाता है। ये सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड की गई थी विनायक दामोदर सावरकर साहब के द्वारा, और इनके ब्रदर जो थे गणेश दामोदर दामोदर सावरकर इन 1904 में। ठीक है, इनिशियली इन्होंने नासिक में जो मित्र मेला का फॉर्मेशन किया था, उसके बाद several revolutionaries and political activists with branches in various part of India and London। ठीक है, पहले ये नासिक में ही फैला था एज अ मित्र मेला के नाम से, और बाद में ये भारत के और भी जगहों पे फैला, और यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी इसका ब्रांच खुला, लाइक इन लंदन। ठीक है, इंडिया हाउस का फॉर्मेशन हुआ जिसके फाउंडर थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फॉर्मेशन किसने किया था एंड कब हुआ था, तो 1905 में। कहाँ हुआ तो इन लंदन। ठीक है, इट वाज ओपन टू प्रमोट द नेशनलिस्ट व्यू अमंग द इंडियन स्टूडेंट्स इन लंदन। मतलब जो भी भारतीय छात्र लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, या फिर किसी भी जॉब से थे, तो उनको या उनके अंदर एक नेशनलिस्ट की भावना को जागृत करने के लिए इंडिया हाउस का फॉर्मेशन किया गया था। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, फिर फ्री इंडिया सोसाइटी बनती है, जो कि वीर सावरकर जी जो थे वो लंदन जाते हैं 1906 में, और he soon founded the Free India Society based on the thought that Italian nationalist Giuseppe Mazzini। ठीक है, ये सावरकर साहब जो हैं वो मैजिनी का बायोग्राफी भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो फ्री इंडिया सोसाइटी भी आपने देख लिया किसने फॉर्म किया, वीर सावरकर साहब ने 1906 में, जब ये लंदन गए थे। तो हिंदू महासभा का फॉर्मेशन 1907 में होता है। ठीक है, और 1915 में ये काफ़ी एक्सपेंड होता है या एक्सटेंड होता है, और पूरे इंडिया में इसका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभर के आता है। ठीक है, और इसको कहते हैं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा सभा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। चलिए, जो अगला हमारा न्यूज़ है वो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, और मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नागोर्नो काराबाख रीजन में बहुत दिनों से चल रहा है। तो चलिए एक समझते हैं कि आखिर में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, और नागार्नो और काराबाख रीजन कहाँ है। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और हिस्ट्री से भी। ठीक, तो ये हमारा रहा पूरा, वो मैंने मैप इसीलिए अटैच किया आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो नागार्नो काराबाख रीजन है वो ये पूरा है, जो कि मैं इंसर्कल कर रहा हूँ, जो कि वाइट कलर में है। ये पूरा एरिया नागार्नो काराबाख रीजन है, और एक साइड अजरबैजान है और एक साइड आर्मेनिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में है ये, और इन दोनों कंट्री एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्ट को ये दोनों हथियाना चाहते हैं। ठीक, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो नागोर्नो काराबाख रीजन है, ये ऑफिशियली या फिर इंटरनेशनली इसको ये एक्सेप्ट किया गया है कि ये अजरबैजान का पार्ट है। ठीक है, बट जो लोग नागोर्नो काराबाख रीजन में रहते हैं, या फिर एथनिक ग्रुप जो है मेजोरिटी में वहाँ, वो आर्मेनियन है। ठीक है, तो वो लोग प्रो आर्मेनियन गवर्नमेंट है, और बेसिकली जो
नागर्नो काराबाख रीजन है वो रूल किया जाता है रिपब्लिक ऑफ अरसाक के द्वारा, ठीक। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है। रिपब्लिक ऑफ अरसाक जो होता है इसको देखता है या फिर मैनेज करता है, ठीक है। बट जो रिपब्लिक ऑफ अरसाक है उसको मैनेज करता है या फिर वो अंडर है अर्मेनिया के। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट 1991 1992 से स्टार्ट हुआ जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो रहा था। तो उस टाइम उसने एक बयान दिया था और बोला था कि जो नागर्नो काराबाख रीजन है वो अजरबैजान का पार्ट है, ठीक है। अब वहीं से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और अब तक चला आ रहा है। तो आपने देख लिया है ये दोनों जगहों को, और साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ कैस्पियन सी है। बाकी ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यही सारी चीज ऊपर मेंशन है, ये पूरी स्टोरी है कि किन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और क्यों है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा न्यूज़ एक ही है कि चाइना की इकोनॉमी बताई जा रही है कि स्लो डाउन हुई है, जिसकी वजह से जो ऑयल का प्राइस है वो $1 पर बैरल सस्ता हो गया, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका जो प्राइस है वो फॉल कर गया है 89% और 0.9% से। तो चलिए जानते हैं डिटेल में व्हाट इज क्रूड ऑयल एंड व्हाट इज ब्रेंट क्रूड। ये सारा जानते हैं डिटेल में। पहली बात तो देख लेते हैं कि एक बैरल कितने के इक्वल होता है। वन बैरल इज इक्वल टू 158 लीटर या फिर 158.9 लीटर के अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। ये तो रही बैरल की बात। दूसरा हम जानते हैं ऊपर मेंशन था व्हाट इज ब्रेंट क्रूड, ओके। There are so many different types of crude oil in the world. The famous one is Brent crude, and the another was the WTI, and one more that is called the Middle East or Saudi Arabia region. Okay, तो चलिए जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। एग्जाम से रिलेटेड यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है डब्ल्यूटीआई से। तो चलिए एक कंपैरिजन दोनों का देखते हैं। यहाँ पे पहला ये देखते हैं कंपैरिजन। तो बोथ लाइट एंड स्वीट होते हैं, आइडियल फॉर फ्यूल रिफाइनमेंट, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइजेस पेग्ड टू आइदर डब्ल्यूपीआई और ब्रेंट। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्रूड हैं, वैसे तो बहुत सारे, बट ब्रेंट, डब्ल्यूटीआई एंड ब्रेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। डब्ल्यूटीआई का फॉर्म होता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक। तो चलिए देखते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स की क्या खासियत है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट होता है ये यूएस के फील्ड से होता है, यानी ये समुंदर के किनारे से नहीं होता है। यूएस की जो इनलैंड एरिया है या लुसियाना टेक्सास, यहाँ से इनका ओरिजिन होता है, ठीक है। और अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स इन द नॉर्थ एशिया, सॉरी नॉर्थ सी से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। ये बेसिक डिफरेंस है। इसको बीच लैंड से लाया जाता है और ये नॉर्थ सी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरली एक्सट्रैक्टेड इन द लुसियाना, नॉर्थ डकोटा एंड टेक्सास। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका कि इन एरियो से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेंट क्रूड देन दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्रेंट, फोर्टीज, ऑसबर्ग, एकोफिस्क एंड ऑयल फील्ड्स। एकोफिस्क ऑयल फील्ड्स ये सारे एरिया हैं जहां से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ये सारे सी के किनारे एरिया है, वहीं से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंसीडर्ड वेरी लाइट एंड वेरी स्वीट, ठीक है। जो डब्ल्यूटीआई होता है उसको वेरी लाइट और वेरी स्वीट कंसीडर किया जाता है, और जो ब्रेंट क्रूड है लाइट और स्वीट होता है सिर्फ, ठीक है। एपीआई ग्रेविटी वगैरह जो होती है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप देख लीजिए तो इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, 39.6 डिग्री है, और इसकी जो है 38 डिग्री। और सल्फर कंटेंट ये एक इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज सल्फर इज अ मेजर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो सल्फर कंटेंट जो होता है वो 24% होता है इन डब्ल्यू, और जो सल्फर कंटेंट ब्रेंट क्रूड में होता है वो 40% होता है, ठीक है। तो if you talk about the best crude oil, then WTI is the best crude because it contain very less amount of sulfur, and the less amount of sulfur will create less amount of pollution, ठीक। ये WTI हम क्यों नहीं इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज द WTI ब्रांड WTI क्रूड इज
very costly because it's imported from the land to sea, then after we can import from there. और जो ब्रेंट क्रूड होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट होता है वाटर बॉर्न कहा जाए या फिर सी से ही, तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, तो इनके प्राइस भी कम होते हैं, इसलिए हम इनको वहां से इजिली इंपोर्ट करते हैं और प्राइस भी कम होते हैं। यहाँ पे एक मैप मैंने लगा रखा है जिससे आप इजिली समझ सके। तो ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लुधियाना, टेक्सास, डकोटा वगैरह है जहाँ से WTI को हम सॉरी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये ऑयल्स या क्रूड ऑयल निकलती हैं, फिर यहाँ से इनको शोर पे लाएंगे, यहाँ से ये आएंगे इंडिया, ठीक है। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये जो होती हैं यहीं से आ जाती हैं यहाँ से, तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम ला सकते हैं इनको। तो ये जो होता है एक जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है जो क्रूड ऑयल का प्राइस होता है उसमें। इंडिया टॉप फाइव इंडिया के टॉप 5 सप्लायर कौन कौन से हैं, जहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है अपने क्रूड ऑयल को, तो जब से जो सबसे टॉप पे वो है इराक। सेकंड नंबर पे रशिया है, पहले सऊदी अरब ये था, ठीक है। अब रशिया सेकंड नंबर पे आ गया है, थर्ड इज सऊदी अरब, फोर्थ वन इज यूएई एंड द लास्ट वन इज नाइजेरिया, ठीक है। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ से इंडिया अपने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपने जान लिया, और चलिए देखते हैं कि अगला हमारा कौन सा न्यूज़ है। तो ये भी इंटरनेशनल बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड है। तो जो इंडिया और यूरोपियन के रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। बेसिकली पहले मैं वो पढ़ूंगा कि जो आर्टिकल में पब्लिश हुआ है, उसके बाद मैंने क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगाए हैं वो देखेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का डाइवर्जेंस है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, और कुछ एरियाज को लेके कन्वर्जेंस भी है, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कस किया है इन लाइनों में। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशन को 60 साल हो गए हैं, ठीक है। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था 1994 में, जो कि बियॉन्ड चला गया था एक बायलैटरल रिलेशन से, ठीक है। तो आगे चल के जो रिलेशन था इंडिया यूरोपियन यूनियन का, उनका फर्स्ट जो समिट होता है वो जून 2000 में होता है। ये सारी पॉइंट यहाँ बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा आपके लिए। जो बायलैटरल ट्रेड होता है वो दोनों कंट्रीज के बीच में वो 116 बिलियन डॉलर का हो चुका है इन 2021 टू 2022 तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे मेन सब पॉइंट ऑफ व्यू से, आप यहाँ वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जो यूरोपियन यूनियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द यूएस, एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया एक्सपोर्ट आफ्टर यूएसए, ठीक। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप वहाँ पुट करेंगे तो काफी क्वालिटी इनहेंस होगी आपके आंसर की। तो पहला तो बायलैटरल ट्रेड दोनों कंट्री के बीच में 160 बिलियन डॉलर का है 2021-22 की बात करें तो। और यूरोपियन इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए, और सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट के लिए आफ्टर यूएसए, ठीक। तो ये कहें कि यूरोपियन यूनियन काफी बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, और इंडिया को काफी प्रॉफिट हो रहा है इससे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर को गिनाया गया है कि इन जो कोऑपरेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का वो डिफरेंट सेक्टर में है। लाइक डिफेंस में, हार्डवेयर में, ये बताया गया है कि अगर इंडिया जो है अपने हार्डवेयर को इंपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन से, तो जो उसका डिपेंडेंस है वो एक कंट्री यानी रशिया या फिर किसी यूक्रेन जैसे कंट्रीज पे वो कम होगा, और डाइवर्सिफिकेशन होगा, जिसकी वजह से नए नए टेक्नोलॉजी जो है वो ऐड ऑन होंगे। और यही सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है।
ये भी बताया गया है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन रेगुलरली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। चलिए ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारी क्या क्या है। यही सारी बातें बताई गई हैं कि काफ़ी जो ट्रेड है वो फ्री है, ओपन है, इंक्लूसिव है, ठीक है। ये बताया गया था कि फ्रांस जो एक यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है, उन्होंने 36 रफेल जो है इंडिया को डिलीवर किए हैं, और फ्रांस जो है बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी है जो इंडिया को डिलीवर करना चाहता है, ठीक है। तो बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी देना चाहता है। तो रिश्ते इतने हद तक ये कहें कि स्ट्रांग है कि जो कोलाबोरेशन एंड कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज का वो काफी डीप है, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन रैपिडली ग्रो कर रही हैं, और इंगेज कर रही हैं। किस किस सेक्टर में जाने तो स्टार्टअप हो गया, इनोवेशन में, और साइंस एंड टेक में, हेल्थ केयर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और साइंस से रिलेटेड जो भी सेक्टर है वहाँ पे, ठीक है। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बिटवीन यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी एंड कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चैलेंजेस क्या है बेसिकली यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि बोथ कंट्रीज जो हैं वो पहली बात तो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रेड से बात करें, बट कुछ मुद्दों पे लेके डाइवर्जेंस भी है और कुछ एरिया में कन्वर्जेंस भी है। तो कुछ जगह पे ये दोनों कंट्री डबल स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, लाइक अगर हम बात करें कि जो यू सॉरी जो यूरोपियन यूनियन है वो चाइन सॉरी रशिया को ब्लेम करता है कि आप यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहे हो, और उसके बावजूद भी 40% जो गैस है वो यूरोपियन यूनियन रशिया से इंपोर्ट करता है, ठीक है। और वही सेम चीज इंडिया के लिए भी बोला गया है कि आप वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो, और आप अपोज भी नहीं करते हो क्योंकि वो रशिया जो है ताइवान पे अटैक करता है। वहीं इंडिया ने भी ये बोला है कि आपका भी डबल स्टैंडर्ड है कि आप जो गलवान वैली में क्लैश होता है तो आप वहां पे अपना कोई स्टैंड नहीं लेते हो। तो यही सारी बातें हैं। लास्ट में जो हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन वांट टू बी मोर देन जस्ट अ ट्रेडिंग ब्लॉक एंड सीकिंग अलायंस विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इंडिया। मीन्स ये इन सारे रिफ्ट के बावजूद ये अपने रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम फिर अपना एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है उसको देखते हैं। तो इंडिया ऑलरेडी इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट तो ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बताया गया है कि जो इंडिया है वो भी काफ़ी बड़ा मार्केट है और यूरोपियन यूनियन भी काफ़ी बड़ा मार्केट है, ठीक है। और इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी 8%, या इंडिया की जो जीडीपी है वो 8% की है जैसा प्रिडिक्ट किया गया था और बताया जा रहा है आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। आगे ये सारे पॉइंट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। और जो गुड्स वगैरह हम वहाँ से ट्रेड करते हैं वो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि आफ्टर यूएसए ये सेकंड ट्रेडिंग पार्टनर। ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंडिया इज द यूरोपियन यूनियन 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अकाउंटिंग 2.1% ऑफ यूरोपियन यूनियन टोटल ट्रेड इन गुड्स इन 2021, ठीक। ये सारी चीजें ऊपर डिस्कस हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लगा दिया। ट्रेड इन गुड्स बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया इंक्रीज्ड बाय द 30% इन द लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड यानी पीछे 10 साल की अगर हम बात करें तो जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में वो 30% से बढ़ा है, ठीक है। ट्रेड इन सर्विसेज बिटवीन ईयू एंड इंडिया रीच 30.4 बिलियन यूरो इन 2020। जो सर्विस सेक्टर में अगर दोनों के ट्रेड की बात करें तो 30.4 बिलियन यूरो का दोनों कंट्रीज ने ट्रेड किया है। यूरोपियन यूनियन शेयर इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन इंडिया reached about 87.3 बिलियन यूरो इन 2020, ठीक है। और ये सारे डेटा हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक जो फैक्ट हैं ये सारे कि सेकंड लार्जेस्ट
ट्रेडिंग पार्टनर है, और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट, इंडिया यहाँ पे अपना सामान एक्सपोर्ट करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अबाउट 6,000 यूरोपियन कंपनीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। some 6,000 European companies are present in India, providing directly 1.7 million jobs, directly and indirectly 5 million jobs in broad range of sectors। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूरोपियन यूनियन है उनकी 6,000 कंपनियां इंडिया में प्रेजेंट हैं, और बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ये लोग जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 28 जून 2007 को इंडिया यूरोपियन यूनियन ने नेगोशिएशन पे करते करते एक अलग लेवल पे चले गए और बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन करते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। चलिए सॉरी, देखते हैं वो कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड करते हैं। तो पहला आपका ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट हो गया, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स में हो गया, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में, ट्रेड रेमेडीज में, रूल ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स, ट्रेड फैसिलिटेशन, कंपटीशन, ट्रेड इन डिफेंस, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, dispute settlement, intellectual property rights and geographical indication, and sustainable development. These all are the sectors where both countries are negotiating, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे दोनों कंट्रीज एकदम लगी हुई है नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एग्रीमेंट का, ठीक है। तो अगर देखें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो 116.36 बिलियन यूएस डॉलर का है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो बायलैटरल ट्रेड है 116.36 बिलियन यूएस डॉलर है। डिस्पाइट द ग्लोबल डिसरप्शन, बायलैटरल ट्रेड अचीव्स इम्प्रेसिव एनुअल ग्रोथ ऑफ 43%, ठीक है। 2021-22 में 43% का ग्रोथ होता है बायलैटरल ट्रेड में, इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल डिसरप्शंस लाइक कोरोना वायरस एंड ऑल। करंटली द यूरोपियन यूनियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स हमने मेंशन कर रखा है, और एक्सपोर्ट के लिए भी सेकंड लार्जेस्ट है। These all are points already discussed here. The trade agreement with European Union would help India in future expanding and diversifying its export of goods and services, including securing the value chains. Okay. These all are the important facts and figures related to the mains for the GS paper 2. You should note these all points, and it will help you in writing a quality answer, ठीक है। So thank you for watching this video. Please subscribe this channel if you like this video, okay।